आज हम लोग जॉन कीट का एक पेटार्कन सोनेट जिसका नाम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन हॉमर्स इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारा कौन सा है? बोला गया है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन हॉमर्स इज रिटन बाई। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जॉन कीट के द्वारा इसको लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है द पोइम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन हॉमर्स इज ये है क्या? तो हमने क्या बताया, ये एक पेटार्कन सोनेट है। अगला दी पोइम फॉलोज द पैटर्न ऑफ, ये जो पोइम है वो कौन से पैटर्न को फॉलो करती है? तो ये पेटार्कन सोनेट है जो कि ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड है। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं और सस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कीट रोड दिस सोनेट एट द एज ऑफ, यानी कि कीट ने यह सोनेट किस उम्र में लिखा? तो किस उम्र में लिखा है? जब वो 20 साल के थे मात्र तभी उन्होंने इस सोनेट की रचना की। सोनेट कंसिस्ट ऑफ, सोनेट में कितनी लाइनें होती हैं? तो 14 लाइनें। अगला द ऑक्टेव ऑफ द पोएम कंटेन्स, ऑक्टेव में कितनी लाइनें होती हैं? 8 लाइनें होती हैं। सस्टेट, सस्टेट में कितनी लाइनें होती हैं? तो सस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। अब द राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव, ऑक्टेव की अगर हम राइम स्कीम बात करें ऑन द फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन हॉमर, जो हमारा सोनेट है, इसकी राइम स्कीम क्या है? तो क्योंकि ये पेटार्कन सोनेट है और ये हमारा ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड है, तो यहाँ पर इतना पूछा गया कि ऑक्टेव की राइम स्कीम बता दीजिए। तो ए बी फिर बी ए, फिर ए बी फिर बी ए, ठीक है, यानी कि अब्बा अब्बा, ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है। अब ऑक्टेव की पता लग गई, तो सस्टेट की राइम स्कीम क्या है? सस्टेट की राइम स्कीम वैसे तो सी डी ई भी होती है, लेकिन इस वाले सोनेट की जो राइम स्कीम है वो सी डी करके है, ठीक है। क्योंकि सस्टेट की राइम स्कीम बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। ज्यादातर ट्रेडिशनल जो है वो सी डी ई है, ए वाला ऑप्शन में। लेकिन ये जो हमारा सोनेट है ऑन द फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन हॉमर, इसके सस्टेट की जो राइम स्कीम है वो सी डी है। अगला बोला गया है द पोइम वाज रिटन एंड पब्लिश्ड इन, ये पोइम जिस साल लिखी गई उसी साल इसको पब्लिश कराया गया था, 1816 में। अगला सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम इज, इस पोइम की सेंट्रल थीम क्या है? तो इसकी सेंट्रल थीम है पावर ऑफ लिटरेचर। क्या है इसकी सेंट्रल थीम? पावर ऑफ लिटरेचर, साहित्य की शक्ति। अगला कीट्स रोड दिस पोइम आफ्टर रीडिंग द वर्क ऑफ, कीट ने इस पोइम की रचना किसको पढ़ने के बाद की थी? तो आफ्टर द रीडिंग द वर्क ऑफ, किसके वर्क पढ़ने के बाद लिखी? तो होमर के, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कीट्स रीड होमर इन द ट्रांसलेशन बाय, कीट्स ने होमर को किसके अनुवाद में पढ़ा? तो जॉर्ज चैपमैन के अनुवाद, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। किड्स रीड होमर इन द ट्रांसलेशन बाय जॉर्ज चैपमैन। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कीट रीड्स चैपमैन ट्रांसलेशन विद हिज फ्रेंड, कीट्स चैपमैन का अनुवाद किसके साथ पढ़ते हैं? तो इनके एक दोस्त होते हैं चार्ल्स डाउड एंड क्लार्क, ठीक है, उनके साथ करते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कीट्स कंपोज दिस पोइम, कीट्स ने इस पोइम की रचना की, कब की थी? तो इसको कंपोज किया उन्होंने अक्टूबर 1816 में। अगला इन दी पोइम, इस कविता में कीट कंपेयर्स ए जॉय टू दैट ऑफ, बोला गया है कि कविता में कीट्स अपनी खुशी की तुलना करते हैं किससे? एक खगोल शास्त्री द्वारा नए ग्रह की खोज से। एन एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? खगोल शास्त्री। डिस्कवरिंग अ न्यू प्लैनेट, यानी कि एक खगोल शास्त्री द्वारा नए प्लैनेट की खोज से वो अपनी तुलना करते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। द एस्ट्रोनॉमर इन द पोएम सिंबलाइजेज, इस पोएम में एस्ट्रोनॉमर किसका प्रतीक है? तो अचानक खोज और आश्चर्य का प्रतीक दिखाया जाता है, सडन डिस्कवरी एंड वंडर। अगला कीट्स आल्सो कंपेयर्स हिमसेल्फ, जो जॉन कीट होते हैं अपनी तुलना किससे करते हैं? और किससे करते हैं? तो और किससे करते हैं वो? हरमन कोर्ट्स से करते हैं, हरमन कोर्ट्स, यानी कि कॉर्टेज, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
कॉर्टेज और उनके साथियों ने देखा, तो कॉर्टेज एंड हरमन कॉर्टेज पूरे होते, पूरा नाम है इनका हरमन कॉर्टेज। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, हरनन कॉर्टेज। हरनन कॉर्टेज एंड हिज कंपेनियन आर डिस्क्राइब्ड एज सीइंग तो द पोएटिक ओशियन। बोला गया है कॉर्टेज ने अपने साथियों के साथ प्रशांत महासागर को देखा। The joy of Cortege, Hernan Cortege and his man is described as Cortege और उनके जो साथी थे उन आदमियों की खुशी थी किसमें, बहुत असीम, बहुत ज़्यादा खुशी थी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हर्नन कॉटेज और उनके साथ जो आदमी थे वो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो बाउंडलेस। अगला क्वेश्चन है, द पोएम एक्सप्रेसेस किस फीलिंग। कविता किस भावना को दिखाती है। ठीक है, या कविता के अंदर किस तरीके की भावना को दिखाई गई है। तो हैरानी एंड खुशी वाली, सरप्राइज एंड डिलाइट। अगला, थ्रो चैपमैन्स ट्रांसलेशन जॉन कीट्स फील्स ट्रांसपोर्टेड इनटू। 22 नंबर पे बोला गया है कि चैपमैन के अनुवाद से कीट्स स्वयं को कहाँ महसूस करते हैं। तो प्राचीन ग्रीक संसार में, एंसेंट ग्रीक वर्ल्ड में। अगला, दी लाइन, एक लाइन दे रखी है दोस्तों, यट डिड आई नेवर ब्रेथ इट्स प्योर सीरीन सजेस्ट। फिर भी मैंने उसकी शुद्ध और शांत वायु में कभी सांस नहीं ली। अर्थात यहाँ पे प्योर सीरीन का मतलब होता है निर्मल आकाश या शुद्ध शांति का प्रयोग रूपक के रूप में यहाँ पे मेटाफर के रूप में हुआ है। अर्थात जॉन कीट्स कहना चाहते हैं कि उन्होंने पहले भी बहुत सा साहित्य पढ़ा था, लेकिन उन्हें वास्तविक गहरी और आत्म संतुष्टि का अनुभव नहीं हुआ जब तक उन्होंने जॉर्ज चैपमैन के अनुवाद में होमर को नहीं पढ़ा। तब तक वे साहित्य की उस शुद्ध और उच्च दुनिया का अनुभव नहीं कर पाए। तो क्या हो जाएगा, ये किस चीज को सजेस्ट करती है, हायर लिटरेरी एंड एक्सपीरियंस को सजेस्ट करती है, सी ऑप्शन। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देखो बोला गया है, एक फ्रेज दे रखी है, टिल आई हियर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड रेफर्स टू। बोला गया है कि जब तक मैंने चैपमैन को ऊंची और प्रभावशाली आवाज में बोलते नहीं सुना। अर्थात यहाँ पर चैपमैन स्पीक का अर्थ है वास्तविक बोलना नहीं है, बल्कि जॉर्ज चैपमैन के अनुवाद की शैली से है। कीट्स, जॉन कीट को ऐसा महसूस हुआ मानो चैपमैन स्वयं सशक्त, ऊर्जावान और साहसिक स्वर में होमर की महानता को प्रस्तुत कर रहे हों। लाउड एंड बोल्ड शब्द चैपमैन के अनुवाद की जोशीली और प्रभावशाली तथा नाटकीय शैली को दर्शाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस लाइन में चैपमैन के अनुवाद की दमदार और प्रभावशाली शैली का संकेत करती है, जिसने कीट्स को गहराई से प्रभावित किया। तो कौन सा, चैपमैन्स ड्रामेटिक स्टाइल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन हमारा, द पोएम हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेरी डिस्कवरी।